वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे ट्रस्ट के बारे में, और ट्रस्ट के जो 3 की टर्म्स हैं उसमें, जैसे ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस और फिडेलिटी, उस पर हमने काफी डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको बताया था ट्रस्ट है वो डिपेंडेंट है ऑनेस्टी पर, और ऑनेस्टी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ट्रुथ पर। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कमिटमेंट टू ट्रुथ। मैं इसमें क्या बताऊंगा, आपको कुछ हिस्ट्री से इसको कनेक्ट कराऊंगा, कुछ फिलॉसफी में क्या इसका व्यू है वो बताऊंगा, और क्या बताऊंगा, कुछ पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि झूठ बोलना इथिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर इथिकल हो भी सकता है तो किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए ट्रुथ से डेविएट किया जाए तो क्या वो एथिकल होगा। द ट्रिपल इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट टू ट्रुथ, इंपॉर्टेंस देखेंगे ट्रुथ का, और आपको मैं कनेक्ट कराऊंगा इसको रिस्पेक्ट से, कैसे ये रिस्पेक्ट फॉर अदर्स में देखा जाता है, कैसे ये ट्रस्ट से एसोसिएटेड है, और जो मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री है उससे मैं इसको एसोसिएट कराऊंगा। मैं डेमोक्रेसी से इसको कनेक्ट करके बताऊंगा आपको, और लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा जिसमें रोबर्टा मेंचू जो हैं वो एक ऑथर हैं और गलत लिख रही हैं या ट्रुथ से कंप्रोमाइज कर रही हैं, आल्दो वो एक नोबेल लॉरिएट है। तो नोबेल लॉरिएट भी ट्रुथ से कंप्रोमाइज कर जाते हैं, मीन्स इतने इतने बड़े लोग भी झूठ बोल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमिटमेंट टू ट्रुथ ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है। क्या मतलब है यूनिवर्सल का? ये हर जगह पाई जाती है, इंडिया में, चाइना में, मीन्स इसको वैल्यू हर जगह किया जाता है। दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज a universal value, yet in modern society commitment to it is frequently compromised across personal lives, industry and public services। तो देखिए ट्रुथ ट्रुथ पर तो बात बहुत होती है, हर सोसाइटी में ये यूनिवर्सल वैल्यू थी, लेकिन कमिटमेंट की बात है वो कम है, लैक कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी। क्यों? हिस्टोरिकली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ट्रुथ टेलिंग। तो पहले ट्रुथ को जो देखा जाता था वो एक्शन में देखा जाता था, हमेशा आइडिया में नहीं। लेकिन अब ट्रुथ अकेला आइडिया में रह गया है और एक्शन में नहीं, या एक्शन में कंप्रोमाइज हो रहा है। इसीलिए हम कमिटमेंट टू ट्रुथ पढ़ रहे हैं, मींस अब हमें ट्रुथ को एक्शन में लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ह्यूमंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग प्रोन टू डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी एंड कटिंग कॉर्नर्स व्हेन इट सूट्स देयर पर्पज। तो ह्यूमन पर्पज ओरिएंटेड होता है, मींस सेल्फ इंटरेस्ट को आगे कर देता है, और सेल्फ इंटरेस्ट में ही वो सभी इंटरेस्ट को ढूंढता है, और उसमें चाहे ट्रुथ रहे या ना रहे। और जब से ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ग्रो हुई है, कैपिटलिज्म ग्रो हो रहा है, मींस इस मॉडर्न सोसाइटी में ये चीज और निखर के आ रही है, मींस हम लोग ट्रुथ से डेविएट ज्यादा हो रहे हैं। तो कैसी थी पहले सोसाइटी, क्या पोजीशंस थी ट्रुथ की ट्रेडिशनल सोसाइटी में? देखते हैं। द कमिटमेंट टू ट्रुथ थ्रू वेरियस सिविलाइजेशन एंड थॉट सिस्टम। तो वेरियस सिविलाइजेशंस में चलते हैं, जैसे हम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में देखेंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में देखेंगे, और इंडियन ट्रेडिशन में देखेंगे कैसे है कमिटमेंट टू ट्रुथ। लीगल हिस्ट्री में जाएं या कोड ऑफ हम्बुराबी देखें। In ancient Babylonian civilization, the code of Hammurabi treated dishonest behavior, such as being a false witness in court, as a capital offense punishable by death। तो समझे, अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो क्या मिलेगी? डेथ। डिसऑनेस्ट कहाँ? कोर्ट में। फॉल्स विटनेस नहीं बनना है। ये कहाँ था? बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में। मतलब ट्रुथ से डेविएट हुए तो क्या मिलेगी? मौत। वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, पर्टिकुलरली इमैनुअल कांत, एनलाइटनमेंट पीरियड के एक स्कॉलर हैं, व्यू कमिटमेंट टू ट्रुथ एज कंप्लीटली नॉन निगोशिएबल। कंप्लीटली, एब्सोल्युटली ट्रुथ से डेविएट नहीं हो सकते। इट कुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब कभी भी नहीं। जॉन मिल्टन की बात करें, इंग्लिश पोएट हैं ये, आल्सो एम्फसाइज द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कमिटेड टू ट्रुथ। तो कमिटमेंट टू ट्रुथ की बात बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में है, वेस्टर्न फिलोसफी में भी है। अब देखते हैं इंडियन ट्रेडिशन। अगर पतंजलि के योग सूत्र की बात करें या अष्टांग योग की बात करें, जिसमें 8 लिम्स या 8 ऑर्गन्स ऑफ योग बताए गए हैं, द लिम्ब कॉल्ड यम,
तो नियम और एयम, तो ये डिसिप्लिन की बात है, रिप्रेजेंट 5 एथिकल डिसिप्लिन। तो एयम में 5 डिसिप्लिन बताए गए हैं। तो एक एयम जो है वो किसका है? सत्य का। ऐसे ही एक आस्ते का है, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं। तो सत्य का जो एयम है उसका मीनिंग है कमिटमेंट टू ट्रुथ। तो इंडियन ट्रेडिशन में भी आपको अष्टांग योग की फिलॉसफी या पतंजलि के योग सूत्र में कमिटमेंट टू ट्रुथ की बात मिलती है। माइथोलॉजी की बात करें या फॉल्कलोर की बात करें, जैसे राजा हरिश्चंद्र की जो बात है, द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ स्टेइंग कमिटेड टू ट्रुथ, तो इनकी बात हमेशा सत्य के साथ जोड़ी जाती है। इंडियन ट्रेडिशंस जनरली होल्ड दैट नो वर्च्यू इज मोर एक्सीलेंट देन ट्रुथ एंड नो सिन इज ग्रेटर देन टेलिंग अनट्रुथ। तो झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं। ये कहां पे है? इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन ट्रेडिशन में। अब देखते हैं इथिक्स में क्या है। इथिक्स ऑफ ट्रुथ मींस क्या हमेशा ही सत्य बोलना है या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में झूठ बोलना भी एथिकल होता है? तो जो पहली बात है वो है नॉन निगोशिएबल स्कूल, बिलीव दैट ट्रुथ मस्ट बी मेंटेन रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो ये कैसी बात हुई? जो बात थी इमैनुअल कांत की। जस्टिफिएबल कंप्रोमाइज स्कूल क्या है? सम एथिसिस्ट बिलीव लाइन कैन बी अ लास्ट रिजॉर्ट। तो आपको क्या है? ट्रुथ 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 बोलना है, लेकिन जब कभी ऐसा आ जाए कि झूठ बोलने के बिना काम चलेगा ही नहीं और दूसरे की लाइफ स्टैक पर है, वैसे तो आप जनरली जिंदगी में ट्रुथ को फॉलो करें, लेकिन अगर जान बचानी है या दूसरे कोई एथिकल प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं, कुछ दूसरी वैल्यूज वायलेट हो रही हैं, तो आप अनट्रुथ की तरफ जा सकते हैं। तो लाइंग कैन बी अ लास्ट रिजॉर्ट। तो लाई अगर करें भी तो लास्ट में होना चाहिए, इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इफ देयर इज अ जस्टिफिएबल रीजन फॉर इट। तो इसमें क्या है? कंप्रोमाइज अगर करें तो उससे पहले आप उसके जस्टिफिकेशन को नोट करा दें कहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, या आपको उसका कारण पता हो, रीजनिंग पता हो। इथिक्स इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग एज वेल एज रीजनिंग बिहाइंड इट। अब हम ट्रुथ ट्रुथ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां ट्रुथ है वहां क्या है? रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इसका मीनिंग क्या है? सही बोलेंगे और सामने वाले का सम्मान करेंगे या सम्मान हो जाएगा, ऐसा क्यों? स्पीकिंग द ट्रुथ इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। अगर आप सामने वाले को सही जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप गलत जानकारी नहीं दे रहे, तो आपने सामने वाले की डिग्निटी मेंटेन की, आपने उससे झूठ नहीं बोला, मीन्स उसका सम्मान किया। डिसेप्शन एज मैनिपुलेशन, व्हेन समवन इज डिसेप्टेड दे आर मैनिपुलेटिंग एंड देयरफॉर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। तो आप जब कभी भी लाइंग करें या डिसेप्टिव हों तो इसका मीनिंग बस यही है कि आप जिससे ये कर रहे हैं उसका आप रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ट्रुथ इज आल्सो अबाउट रिस्पेक्ट, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो रिस्पेक्ट से भी बनता है। तो अब क्या हुआ? आपको क्या समझ में आया? हम लोग ट्रस्ट देख रहे थे, फिर ट्रुथ देखा, अब रिस्पेक्ट देख रहे हैं। सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एक केस स्टडी देखते हैं सोनी पिक्चर्स की। इन 2001 इट वाज रिवील्ड दैट एग्जीक्यूटिव्स क्रिएटेड अ फिक्टियस मूवी रिव्यूअर। एक ऐसा ही जो एग्जिस्ट नहीं करता एक मूवी रिव्यूअर बना दिया गया और उससे क्या पॉजिटिव रिव्यूज ले लिए गए। तो इससे हुआ क्या? दिस वाज अ फेलियर ऑफ रिस्पेक्ट। तो इसमें कमी देखी गई रिस्पेक्ट की, एज इट मैनिपुलेटेड एंड चीटेड द ऑडियंस बेस्ड ऑन फैब्रिकेटेड ओपिनियंस। तो इसमें किसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई? ऑडियंस की। अगर आपने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला और उसके सामने एक फिक्टिशियस मूवी रिव्यूअर रखा, इसका मीनिंग क्या है? आप सामने वाली जनता का सम्मान नहीं करते, उसको आप पागल समझ रहे हैं। अब देखिए और इंपॉर्टेंस क्या है ट्रुथफुलनेस का? बिल्डिंग ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बनाने में काम आता है। तो ट्रस्ट से होता क्या है? ट्रस्ट से सोसाइटी फंक्शन करती रहती है। अगर ट्रस्ट है तभी सोसाइटी फंक्शन कर रही है। ट्रस्ट इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड, जिसकी वजह से दुनिया बनती है। एवरीडे एक्शंस लाइक सिटिंग इन अ कैब और बोर्डिंग अ प्लेन रिलाई ऑन द ट्रस्ट दैट द ड्राइवर और पायलट इज क्वालिफाइड एंड ऑनेस्ट। तो
अगर आप प्लेन में बैठे हैं तो आप ये मानते हैं कि सामने प्लेन उड़ाने वाला जो भी पायलट है वो क्वालिफाइड पायलट है, या जो कैब चलाने वाला ड्राइवर है वो भी क्वालिफाइड है और एक्सीडेंट नहीं करेगा। ये ट्रस्ट है, आपने उसकी डिग्री नहीं देखी, ट्रस्ट पे ही चल रहा है, आप बहुत ज्यादा रीजनिंग में नहीं जा रहे। और अगर ट्रस्ट में ट्रुथ हटा लिया जाए तो कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा। और ट्रस्ट की वजह से ही आप प्लेन में बैठने जाते हैं, इसीलिए प्लेन की पूरी इंडस्ट्री काम करती है। ट्रस्ट की वजह से आप कैब में बैठने जाते हैं, इसीलिए ओला उबर जैसी सर्विसेज काम कर रही हैं। तो ट्रस्ट की वजह से ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी वर्क कर रही है। तो ट्रस्ट है या ट्रुथ है फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो हमने क्या देखा, ट्रुथ की वजह से ट्रस्ट है और ट्रस्ट की वजह से ट्रुथ है। तो ये सब सर्कुलर अरेंजमेंट है इसका। एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मान लीजिए आपका ट्रस्ट नहीं रहा पार्लियामेंटेरियंस पर, तो क्या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी या पार्लियामेंट एग्जिस्ट करेगा? पार्लियामेंट तभी तक है जब तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, और वो भी किस पर प्रिमाइज्ड है? ट्रस्ट पर। ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन ट्रुथफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्लो। तो जो ट्रस्ट है वो कहां से आ रहा है? ट्रुथ से। अब देखिए फेक न्यूज, फेक न्यूज में क्या है? ट्रुथ गायब है। इसका मीनिंग क्या है? ट्रस्ट गायब है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड फेक न्यूज एंड सेंसेशनलिज्म इन जर्नलिज्म एक्ट एज द एंटीथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो फेक न्यूज है ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि ये ट्रस्ट को डिस्टॉर्ट कर रहा है। इन्फॉर्म सिटीजनशिप। तो सिटीजन का मीनिंग क्या है? राइट से एसोसिएटेड होता है सिटीजन और ड्यूटीज से। एक देश में राइट्स और ड्यूटीज पर्टिकुलरली किसके लिए होती हैं? सिटीजन्स के लिए या नॉन सिटीजन्स के लिए? मेनली सिटीजन्स के लिए। कुछ राइट्स और ड्यूटीज नॉन सिटीजन्स के लिए भी हो जाती हैं। फॉर ए डेमोक्रेसी टू सक्सीड, सिटीजन्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड विच रिक्वायर्स एक्सेस टू फैक्चुअली करेक्ट नॉन डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन। तो ये हम लोगों ने क्या इसका एप्लीकेशन देखा, किसका? ट्रुथ का। की एग्जांपल्स ऑफ कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज विद ट्रुथ क्या है भाई? एक स्कॉलर हैं रिगोबेर्टा मेंचू। ये क्या करती हैं? ये पॉलिटिकल वायलेंस इन ग्वाटेमाला पर लिखती हैं। लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है डेविड स्टॉल, वहां पर जब इनको क्रॉस चेक करने जाते हैं तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है कि इनके जो फैक्ट थे वो सब फैब्रिकेटेड थे। तो फैब्रिकेटेड थे मतलब रिगोबेर्टा मेंचू ने कंप्रोमाइज किया था ट्रुथ से। अब देखिए इनकी पर्सनालिटी कैसी है। ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। अब मैं इनके साथ लगा दूं, हिंदी में लिखूं झूठी, तो क्या इनकी पर्सनालिटी पे ये चीज मैच कर रही है? शायद नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोग भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं ट्रुथ के साथ। तो इसका मतलब क्या है? ट्रुथफुल लाइफ एक डिफिकल्ट लाइफ होती है। मीन्स ये मान के चलिए जब आप ट्रुथ को पकड़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं परेशानियां आपकी लाइफ में आएंगी एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। अब कुछ राइट्स की बात करते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन। तो यहां पर लिखा एथिकल राइट्स। मीन्स ये राइट्स क्यों जरूरी हैं, क्यों चाहिए, क्यों गुड है और इनमें बैड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी से पहले हम प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल वैल्यू ऑफ प्राइवेसी इज टू प्रोटेक्ट पर्संस। प्राइवेसी किस लिए है? फॉर प्रोटेक्शन। किसकी प्रोटेक्शन? एक इंडिविजुअल की। अब इसके दो डायमेंशन देखते हैं तब समझ में आएगा। फिर इस पर चर्चा करेंगे एलोन और लॉनली पर। बीइंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स मीन्स आप सोशल ग्रुप से अब कुछ अलग रहना चाहते हैं। सोशल ग्रुपिंग जो है अगर उससे अलग रहने चाहें तो आपको अलाउ किया जाए। मीन्स यू नीड लिटिल टाइम फॉर योर सेल्फ। तो टाइम किसके लिए नहीं देना चाहते आप? किसी भी सोशल ग्रुप को अगर टाइम देना नहीं चाहते तो ये भी आता है राइट टू प्राइवेसी में। मीन्स लेफ्ट अलोन वाली बात है। तो मैंने यहां पर लिखा है अलोन वाली बात है। ऑल्दो यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त हैं आपके, बट देयर आर सम मोमेंट्स व्हेन यू जस्ट वांट टू बी अलोन। कभी कभार मूड करता है कि अकेले रहा जाए, तो वो भी राइट टू प्राइवेसी में ही आता है। समटाइम्स यू जस्ट क्लोज द डोर एंड सिट अलोन एंड स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग अबाउट योरसेल्फ एंड योर पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब आप अकेले होते हैं, दूसरे लोगों से थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, शोर शराबे से थोड़ा दूर,
तो वो भी आपका राइट टू प्राइवेसी में आता है। तो ये जो है वो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। लेकिन दूसरी डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट है वो है पावर डायमेंशन। पावर डायमेंशन पढ़ने से पहले लॉनलीनेस पर जाते हैं। क्या है? लॉनलीनेस इज अ मोर ऑफ मेंटल कंडीशन। तो ये कुछ मेंटल कंडीशन है। इट इज ए कंडीशन वेयर यू विल नॉट बी एबल टू मेक इमोशनल कनेक्शन विद एनीबडी। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ कनेक्शन बना ही नहीं पाते। लॉनलीनेस का एलोन का मीनिंग क्या है? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, सम मोमेंट्स आप अलग रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इनहेरेंट कंडीशंस ऐसी हैं और वो कंडीशन मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से आप किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और इससे होता क्या है? इससे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये डिजीज टाइप की है या मेंटल हेल्थ का इश्यू है। यहाँ पर कोई इश्यू वैसा नहीं है, यहाँ पर आपका इच्छा है। और एलोन का एंटीथेसिस क्या है? सरकार या कोई भी अथॉरिटी आपको ऐसे ना रहने दे, आपको अकेले सोचने के लिए अलाउ ना करे। जैसे कांस्टेंट सर्विलांस पे रहें आप, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं लेकिन पीछे से कोई देख रहा है और सुन रहा है या समझ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अननेसेसरी इंटरफेरेंस, तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस। दूसरा डायमेंशन जो है वो है पावर डायमेंशन का। वो क्या है? आप एज एन इंडिविजुअल, आप एक हैं इंडिविजुअल, क्या आपके पास पावर है कि आप अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसे कितना डिस्क्लोज किया जाए और कितना छुपाया जाए या कितना नहीं बताया जाए। और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है? आपकी लाइफ पार्टनर का नाम क्या है या आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है, आप किससे बात कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सेक्सुअल इंक्लिनेशन कम्स अंडर दिस डायमेंशन। तो ये है पावर डायमेंशन। मीन्स आपके पास ये ताकत होनी चाहिए, आप इस इंफॉर्मेशन को अपने तक ही रखें, किसी को ना दें। तो दो डायमेंशन देख ली, एक है साइकोलॉजिकल डायमेंशन, एक है पावर डायमेंशन। तो प्राइवेसी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर फॉलोइंग थ्री थिंग्स। तो पावर डायमेंशन को और थोड़ा देखते हैं। हाउ मच टू डिस्क्लोज, तो पावर डायमेंशन में क्या है? इंफॉर्मेशन कितनी दी जाए, इसकी डिसीजन किसके पास हो? एक इंडिविजुअल के पास, ना कि अथॉरिटी के पास। व्हेन टू डिस्क्लोज, कब दी जाए। आप डंडा चलाएं और इंफॉर्मेशन मांगे तो क्या मेरे पास पावर है कि मैं उसको रोक पाऊं? वेयर टू डिस्क्लोज, कोर्ट में दी जाए या थाने में दी जाए, मजिस्ट्रेट के सामने दी जाए या एसएचओ के सामने दी जाए। ये किसके पास पावर होनी चाहिए? ये पावर उस इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। अब देखिए, एक न्यूज पढ़िए। शर्मनाक छेड़छाड़ की शिकार बेटी के थाने में पुलिस ने उतरवाए कपड़े। तो क्या पुलिस ऐसा कर सकती थी? और अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे? राइट टू प्राइवेसी, वो पुलिस ने वायलेट कर दी। आरोपी के सामने खींचे फोटो, और देखिए, एक तो कपड़े उतरवाए और क्या किया? आरोपी के सामने फोटो खींच दिए। बाप का छलका दर्द। तो ये आप लोकल न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी न्यूज पढ़ते हैं। अब इसमें एथिकल इश्यू क्या है? एथिकल इश्यू ये है, प्राइवेसी इज गुड और बैड। अगर गुड है तो कितनी, हाउ मच, ये एथिकल इश्यू है। अगर प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया जाए, वायलेट किया जाए, तो किस या किन सर्कमस्टांसेस में किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं एथिकल इश्यूज ऑफ प्राइवेसी। फर्स्ट एथिकल इश्यू ऑफ प्राइवेसी, privacy of the person takes into account the right of each individual to have the integrity of his her body protected। तो हर एक आदमी, हर एक औरत के पास अधिकार होता है कि उसकी जैसी बॉडी है वो इंटैक्ट रहे, कोई भी दूसरा पर्सन उस बॉडी में से कुछ भी ना निकाले। जैसे आप एक ऑपरेशन के लिए गए एक डॉक्टर के पास, क्या डॉक्टर आपकी बिना परमिशन के उसमें से एक किडनी निकाल के बेच सकता है, एक आंख निकाल के बेच सकता है? अगर ऐसा होने लगेगा तो सोशल ऑर्डर रह जाएगा? शायद नहीं रहेगा। इसलिए राइट टू प्राइवेसी में ये बात भी आती है, प्राइवेसी ऑफ द पर्सन और इंटीग्रिटी ऑफ हिज हर बॉडी प्रोटेक्टेड। मींस बॉडी की होलनेस, बॉडी की कंप्लीटनेस, ये भी राइट टू प्राइवेसी में ही है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इट इज अनएथिकल एंड अनलॉफुल एज वेल if a doctor takes out your body part without your permission during the surgery and sell it to the some other person। तो इलीगल ट्रैफिकिंग में डॉक्टर फंसा हुआ है और वो आपके ऑर्गन्स को बेचे दे रहा है, तो क्या ये सही बात है? नहीं। और क्या है?
एथिकल इश्यू, प्राइवेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट जब कंफ्लिक्ट में आते हैं तब देखते हैं। विल यू अलाउ योर बॉडीली प्राइवेसी वायलेटेड इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? आप गए यूएसए, शाहरुख खान गए यूएसए, बॉडी से पूरे कपड़े हटवा दिए गए और यूएसए की अथॉरिटी ने बहुत सारे स्टार्स के साथ, पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ ये किया। क्या वो ये कर सकते थे? जी हाँ, वो कर रहे थे। किसके नाम पर? वो कर रहे थे नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। मींस जब भी बात नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो जाती है। आफ्टर 9/11 अटैक्स ऑन ट्विन टावर्स ऑफ यूएसए गोइंग टू नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का उन्होंने क्या ली? रीजनिंग। The police personnel of USA started to frisk the body of a person very intensively, and in some cases it was observed that the police personnel were hiding behind the X-ray machines for investigation of a person arriving at international airport। तो देखिए ऐसे कुछ फ्रिस्किंग हो रही है बॉडी की, और ये किसके साथ हुआ? डिग्निटरीज के साथ भी हो जाता है, अकेला कॉमन मैन की बात नहीं है। तो नेशनल इंटरेस्ट के आगे इनकी भी नहीं चलती। फॉर्मर प्रेसिडेंट कलाम वाज फ्रिस्क्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट itself by employees of an American airline when he was traveling to New York in 2009। तो ये किसकी बात है? फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात है। और कब बात होती है प्राइवेसी की? जब सेफ्टी की बात हो, वेदर प्राइवेसी कम फर्स्ट और सेफ्टी ऑफ लाइफ कम फर्स्ट। प्रेग्नेंट वुमेन स्ट्रिप सर्च्ड एट गुवाहाटी एयरपोर्ट टू वेरीफाई प्रेगनेंसी। तो अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है तो क्या उसको कपड़े उतारने पड़ेंगे? किसके लिए? प्रेगनेंसी को वेरीफाई कराने के लिए, क्योंकि पुलिस पर्सनल तो कहेंगे ये रिस्क हो सकता है किसका? सिक्योरिटी का। अब हुआ क्या? इंस्टीड ऑफ गेटिंग अ मेडिकल प्रोफेशनल टू एग्जामिन हर प्रेगनेंसी, अगर आपको करना भी है उसकी प्रेगनेंसी को मेडिकली वेरीफाई भी करना है तो उसके लिए तो मेडिकल प्रोफेशनल लगेगा। लेकिन किया क्या? A lady CISF staff manually examined the pregnant woman by pushing at her abdomen, और उन्होंने पुश किया उसके एब्डोमेन को। तो क्या ये सेफ्टी ऑफ लाइफ थी? प्राइवेसी के नाम पे क्या आप ये कर सकते हैं? क्या ये एथिकल है? सेफ्टी के नाम पर ये सब चलेगा? ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं। तो पब्लिक सर्वेंट को ये इसलिए पढ़ाया जाता है, उसको इससे बचना चाहिए। अगर सेफ्टी का इश्यू है तो आप अपने पास बुलाइए किसको? मेडिकल प्रोफेशनल को, ना कि खुद से ही डॉक्टर बन जाइए और कहीं भी पुश करने लीजिए। अब देखते हैं और एथिकल इश्यूज क्या है। सेकंड एथिकल इश्यू ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी ऑफ पर्सनल बिहेवियर रिलेट्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, दैट इज सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेसेस। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो चाहे प्राइवेट स्पेस की हो चाहे पब्लिक स्पेस की हो, उसको रिटेन करने की पावर किसके पास हो? उस इंडिविजुअल के पास। मीन्स अथॉरिटी चाहे भी तो प्रॉपर मीन्स से आए, ना कि पावर के दम पे कुछ भी ले जाए। जैसे कोई अगर पब्लिक डिस्प्ले करता है अफेक्शन का तो ये है राइट टू प्राइवेसी, तो वो पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हैं अपने अफेक्शन को। अब क्या होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन? देखते हैं। सपोज यू मेट वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अपोजिट जेंडर, तो अगर आप मैन हैं तो आप एक अपनी फीमेल फ्रेंड से मिल रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो फीमेल फ्रेंड से, और अगर आप फीमेल हैं तो मान लीजिए आप अपने मेल फ्रेंड से मिल रहे हैं। एंड यू वेंट फॉर अ लंच, आफ्टर दैट यू वेंट टू अ गार्डन एंड टॉकिंग जेंटली विद ईच अदर। मीन्स आप चुपचाप अपने गार्डन में बैठ गए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सडनली अ पुलिसमैन केम एंड इंटरोगेट यू। अब पुलिसमैन ने आप लोगों को खड़ा किया और पूछा, और भाई कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों बैठे हो, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। ये सब उसने बात की। एंड आस्क्ड फॉर द पर्पज बिहाइंड योर मूवमेंट, आप यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों टहल रहे हैं, आप कौन है, रिश्ता क्या है आपका? ऐसे उसने कुछ क्वेश्चन किए। कैन अ पुलिसमैन डू अंडर द नेम ऑफ सिक्योरिटी? तो ये सब जो बताया मैंने, क्या ये सिक्योरिटी के नाम पर किया जा सकता है? मीन्स जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं तो ध्यान रखें राइट टू प्राइवेसी में ये सब प्राइवेसी आती हैं, और पावर के नाम पे ये सब करने से बचना है। और अगर ये करने की नौबत भी आ जाए तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास हो।
जैसे ये तो बात हुई सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की। अब आते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, पीसफुलनेस की। यू कैन इंडल्ज इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन अ पीसफुल मैनर। तो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेने से अगर रोका जाए तो आप समझ जाइए आपका राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोथ इन प्राइवेट एंड इन पब्लिक प्लेसेस। तो आपका जो रिलीजन है उसको प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने से आपको रोका जाए इन पब्लिक स्पेस और इन प्राइवेट प्लेस, तो आप समझ जाइए राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिस्ट्रेंट भी दिए गए हैं। मीन्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। तो ये जो भी आप राइट्स पढ़ रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ मिला हुआ है। और एथिकल इश्यू देख रहे हैं प्राइवेसी में क्या आते हैं। प्राइवेसी ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशंस। अब क्या है, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं मोबाइल फोन पर, क्या सरकार डे टू डे बेसिस पर आपकी कन्वर्सेशन को सुन सकती है? बस ये कह रही है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हम पूरे देश में हर सिटीजन की बातचीत को सुनेंगे। ऐसा सरकार कर सकती है? अगर ऐसा सरकार कर रही है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, तो आप समझ जाइए कि राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। और ऐसा कहां पर देखा गया? पेगासस के केस में ये सब देखा गया। तो ये जो मुद्दा है ये आपको पार्लियामेंट में भी उठता हुआ दिखा। और क्या है एथिकल इश्यू ऑफ प्राइवेसी? प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा। डेटा अबाउट इंडिविजुअल्स शुड नॉट बी ऑटोमेटिकली मेड अवेलेबल टू अदर इंडिविजुअल्स। जैसे आपका आधार का डेटा है, सरकार को आपने दिया, क्या सरकार उसको बेच सकती है? अगर सरकार ऐसा कर रही है तो समझ जाइए आपका राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा। ईच पर्सन मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दैट डेटा एंड इट्स यूज। तो पहली बात तो वो डेटा ओपन में ना जाए और ऐसे ही ना यूज किया जाए, ओटीपी आए, वेरिफिकेशन हो, ये सब हो, तो ये राइट टू प्राइवेसी में आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन डेटा लोकलाइजेशन एंड सर्वर बिल्डिंग इन इंडिया टू ओवरकम दिस इश्यू। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये कहीं वायलेट ना हो जाए, इसलिए ये सब करना पड़ता है। वाई प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी रिमेन्स अ चैलेंज इन इंडिया। लेकिन इंडिया में ये चैलेंज है, क्यों? फॉर 6 years द कंट्री हैज नॉट passed the law to protect privacy while private data is stolen from web portals। तो ये जो राइट है ये जैसे ही डेटा लीक होता है वेब पोर्टल्स पर वैसे ही वायलेट हो जाता है। लेकिन उसके खिलाफ जाने के लिए आपके पास कोई कानून अभी है नहीं। अब देखते हैं राइट टू फ्री एक्सप्रेशन। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या? अगर आपको राइट टू फ्री एक्सप्रेशन दे दिया गया तो क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं? क्या इंटेंशन मैटर? आप बोलने से पहले क्या सोच रहे थे? या आपने सही से बोला, इंटेंशन गलत था? या इंटेंशन सही है लेकिन एक्सप्रेशन गलत है? इसका एग्जांपल, मान लिया आप कोई बात कहना चाहते हैं जो सही मालूम हो रही है लेकिन आप उसको गाली दे के बोल रहे हैं, तो ये राइट टू फ्री एक्सप्रेशन में नहीं है। दूसरा, आप बहुत नम्र शब्दों में बात बहुत गलत कह दे रहे हैं, दूसरे का मखौल उड़ाए दे रहे हैं, तो आपका एक्सप्रेशन सही था लेकिन इंटेंशन गलत था, तो ये भी राइट टू फ्री एक्सप्रेशन में नहीं आता है। यही कुछ एथिकल इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वर्बली एंड क्रिएटिवली विदाउट बीइंग पनिश्ड फॉर डूइंग सो। तो अभी जो हम लोगों ने नीट प्रोटेस्ट देखी वहां पर बहुत सारा क्रिएटिव वर्क देखा, तो वो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन में आ रहा है। राइट टू फ्री एक्सप्रेशन इज कंडीशनड बाय कंटेंट, इंटेंट एंड इफेक्ट ऑफ ओपिनियंस। तो यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दें। इथिक्स में देखा जाएगा जब आप बोल रहे हैं तो कंटेंट क्या है, आपका इंटेंट क्या है और इफेक्ट क्या है। देखते हैं क्या है। बाला साहब ठाकरे का नाम आपने सुना ही होगा, पब्लिक स्पीच दे रहे थे। होता क्या है, अचानक से इन्होंने एक स्कार्फ पहन लिया और जब इन्होंने ऐसा किया और थोड़ी देर बाद ये सोनिया गांधी की तरीके से मिमिक करने लगे इन मराठी, दैट इज imitating her voice, and for next 20 minutes it was full of entertainment, but next morning everybody was criticizing Bala Saheb Thackeray for this act। तो शायद उनका कंटेंट ठीक हो, वो सही से बता पा रहे हो, लोग हंस रहे हो, एंटरटेनमेंट हो रहा हो, लेकिन इंटेंट ठीक नहीं था। वहां पर एक लीडर की डिग्निटी को स्टैक पर रखा जा रहा था, इसलिए अगले दिन न्यूज़पेपर्स में इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया। तो ये इनका राइट टू
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू फ्री एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंडीशनिंग की बात की गई थी। एथिकल इश्यू क्या है? इट इज मोरली एक्सेप्टेबल फॉर अ पब्लिक लीडर टू डिमीन और राइडिक्यूल एन इंडिविजुअल इवन अ पॉलिटिकल अपोनेंट। मीन्स आप अगर डेमोक्रेसी है तो आप पॉलिटिकल अपोनेंट के बारे में कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे। क्या ये राइट टू फ्रीडम है ऑफ एक्सप्रेशन है? और ये आप बस किसके लिए कर रहे हैं? पब्लिक अम्यूजमेंट के लिए, मास को कुछ ना कुछ लुभाने के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज जनरली एक्सपेक्टेड टू बी बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो जब कभी भी आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करें तो सामने वाले की रिस्पेक्ट और डिग्निटी का ध्यान रखें। तो यहां पर कौन सी वर्च्यूज अब्सेंट थी? रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो सोनिया गांधी की डिग्निटी को यहां पर क्षति पहुंची थी, नुकसान पहुंचा था। सिविलिटी नहीं दिख रही थी, एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी नहीं दिख रही थी, टेम्परेंस और सेल्फ रिस्ट्रेंट गैप था। तो ये वर्च्यू एथिक्स का एनालिसिस है। वर्च्यू एथिक्स ये हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्या होती है वर्च्यू एथिक्स। तो वर्च्यू एथिक्स में जब कभी भी हम एनालिसिस करेंगे तो वर्च्यूज के बेसिस पर ही करेंगे। बहुत सारी वर्च्यूज के बारे में बात करेंगे, ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस वर्च्यूज की ही बात होती है। अब देखते हैं पीके मूवी में आपने ये पोस्टर देखा। इन केस ऑफ आमिर खान मूवी पीके एडवर्टाइजमेंट पोस्टर हिज कंटेंट वाज रॉन्ग। तो ये कंटेंट गलत है, इनको आपने ऐसे नहीं दिखाना है। तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर देंगे, लेकिन इनका इंटेंट यहां पर ठीक था। कंटेंट गलत था लेकिन इंटेंट शायद सही रहा होगा, क्योंकि मूवी को बनाना था। अगर बाला साहब ठाकरे की बात करें, वहां पर कंटेंट ठीक था लेकिन इंटेंट गलत था। कंटेंट क्यों ठीक था? लोगों का मनोरंजन हो रहा था, अम्यूजमेंट कर रहे थे, कुछ गाली गलौज नहीं थी, लेकिन इंटेंशन ठीक नहीं था। पॉलिटिकल लीडर को एब्यूज कर रहे थे, उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रहे थे। कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेंसरशिप इन द एरा ऑफ इंटरनेट। तो इस पर कंट्रोवर्सीज बनी रहती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर। व्हाट शुड बी द लिमिट्स ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, इस पर बात होती रहती है एथिक्स में। इसकी लिमिट क्या है? कंटेंट और इंटेंट तक ही रोक दिया जाए कि और कुछ जोड़ा जाए? हेट स्पीच, बॉडी शेमिंग शुड नॉट बी देयर एंड नॉट प्रमोटेड एज वेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू योर कंटेंट। तो अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आप समझ जाइए आप अनएथिकल हैं। आप अगर पब्लिक सर्वेंट हैं तब भी आपको बचना चाहिए, और अगर आप पब्लिक सर्वेंट नहीं भी हैं तब भी इन सब चीजों से बचना चाहिए। अभी रिसेंटली आपने देखा एक पुलिस ऑफिसर हैं, शायद एसएसपी हैं, उनकी बॉडी शेमिंग की गई, मिस अपर्णा है शायद। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ कंट्री इज हेट स्पीचेस, ट्रोल्स, बॉडी शेमिंग एटसेट्रा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी चल रहा है, तो कंटेंट और इंटेंट पर भी ध्यान दीजिए। तो क्वालिफाइड राइट है ये। द प्रॉब्लम विद सच पीपल इज दैट दे वांट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट दे डोंट नो दैट फ्रीडम और राइट्स कम विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गांधी कहते हैं कि राइट पर तो बात है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई बात नहीं, ड्यूटीज पर कोई बात नहीं। और अगर ऐसा है तो ये जो राइट्स हैं ये मिराज की तरीके से होते हैं, ये आपको मिलेंगे कभी नहीं। ये लगेगा कि राइट मिल गया, लेकिन वो बहुत दूर होगा क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात कर ही नहीं रहे। अब और क्वेश्चन देखते हैं। शुड गवर्नमेंट रेगुलेट सोशल मीडिया और सेल्फ रेगुलेशन इज सफिशिएंट। तो इसकी बात तो गांधी करते हैं और इसकी बात तो सभी लीडर्स करते हैं कि गवर्नमेंट, बाहर की अथॉरिटी को रेगुलेट करना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन गांधी कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन अगर आ जाएगा, आप खुद से सोच जाएंगे कि कंटेंट और इंटेंट सही रहे तो क्या जरूरत पड़ेगी एक कोई गवर्नमेंट की रेगुलेट करने के लिए। Sometimes unchecked power of free speech can cause violence, hatred, as happened in the case of communal riots in Delhi and political riots at Capitol Hill. तो अनचेक्ड पावर है तो उसका कंसिक्वेंस क्या है? ये राइट्स वगैरह हो जाते हैं, लोग बोलने के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। Hence government can put limited restrictions. तो restrictions based on constitutional morality, जैसी राइट और रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया या कहिए जो रिस्ट्रेंट्स फंडामेंटल राइट्स में बताए गए उनके आधार पर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ कहिए या कॉन्स्टिट्यूशन कहिए ऑफ द लैंड फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गुडनेस, जो राइटनेस की बात है, वहां तक गवर्नमेंट को अपने को लिमिट करना चाहिए। अपनी पावर को भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए कि आप हर प्रकार के एक्सप्रेशन को रोक दें।
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे एक्सप्रेशन लिखा है पब्लिक ऑर्डर को दिक्कत है या हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है टू रिस्टोर जस्टिस एंड पीस इन द सोसाइटी। तो और ये जो कर्टेलमेंट है इस राइट का, तो वो किस लिए होना चाहिए? जस्टिस और पीस बनी रहे। जो भी प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल लिखे हुए हैं उनकी बात की गई है। तो रिलीवेंस ऑफ एथिक्स, हमने एथिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, अब हम देखते हैं फिर से रिलीवेंस। एल्बर्ट कैमस, ए मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। तो वो जंगली जानवर की तरीके से है और कुछ भी नहीं। ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, एल्बर्ट कैमस की बात है। ही वॉज थिंकर, फिलोसफर एंड ही वॉज नॉन फॉर हिज राइटिंग। अब देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल जनरल डायर वॉज ए वेल एजुकेटेड मिलिट्री ऑफिसर, सबको पता है जनरल डायर क्या था। However, despite his education, वो पढ़ा लिखा बहुत था। He surrounded thousands of unarmed civilians gathered at Jallianwala Bagh and ordered his soldiers to open fire on them. और इसने ओपन फायर करवा दिया सबके ऊपर, रिजल्टिंग इन द डेथ एंड इंजरी ऑफ मेनी इनोसेंट पीपल। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको एजुकेशन दिख रही है, यहाँ पर आपको पावर दिख रही है, लेकिन गायब क्या दिख रहा है? सेंस ऑफ एथिक्स। क्या इसे इतने अनआर्म्ड सिविलियंस को मरवाना चाहिए था ऑन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर? ये इस बात को जज नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास नहीं था सेंस ऑफ एथिक्स, इसीलिए रिलीवेंट है एथिक्स हर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो जनरल डायर का एग्जांपल आप कभी भी दे दें जब रिलीवेंस ऑफ एथिक्स की बात आए। उसके पास सब कुछ था, एजुकेशन था, पावर थी, लेकिन सेंस ऑफ एथिक्स नहीं था। ही एक्टेड एज ए वाइल्ड बीस्ट। देखिए, तो यहाँ पर वो किसकी तरीके से हो गया? वाइल्ड बीस्ट की तरीके से। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ एथिक्स नहीं था। What does ethics seek to promote in human life? Why it is all the more important in public administration? तो ये 2014 का क्वेश्चन। 2016 explain how ethics contributes to social and human well-being। अब इनके आंसर्स तो आप शायद लिख ही लेंगे। कुछ कोर्स हैं, ह्यूगला फॉलेट एक स्कॉलर हैं, उनकी बुक है द प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स, उसमें से एथिक्स के बारे में कुछ कोर्स हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है ये उसका ही रिपीटिशन है और कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड नॉलेज ऑफ एथिक्स? तो जो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स, उसमें ये डील किया जाता है। स्टडिंग एथिक्स मेक अ पब्लिक सर्वेंट प्रोफिशिएंट इन रिकॉग्नाइजिंग मोरल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन गवर्नेंस। तो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि आप गुड और बैड के बारे में जान जाते हैं, मोरल डायलेमा आएगा उसको सॉल्व करना जान जाते हैं, आप जान जाते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंस ऑफ एथिक्स इंपॉर्टेंट है। पावर आए तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। ये सब जानकारी कहां से मिल जाती है? एथिक्स से मिल जाती है। बिल्ड्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ कंप्रीहेंडिंग द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज। जो हमने बात की थी एडवोकेट के केस में, उसकी प्रोफेशनल वैल्यूज और जब पर्सनल वैल्यूज में कंफ्लिक्ट होता है तो वो चूज करता है किसको? प्रोफेशनल वैल्यूज को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, केस स्टडी हैं, वो आप एथिक्स में पढ़ते हैं। और जब आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसते हैं एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप इसको कॉपी एंड पेस्ट अपनी लाइफ पर भी कर सकते हैं विद सम रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। इनेबल्स पब्लिक सर्वेंट इन डेवलपिंग मोरल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड आर्ग्यूज फ्रॉम मोरल पर्सपेक्टिव। तो आपके अंदर एक मोरल पर्सपेक्टिव आ जाता है, मोरल रीजनिंग आ जाती है। आप किसी को गुड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ स्कॉलर्स के बारे में आप जानते हैं वो ऐसा कहते हैं, कुछ पब्लिक लीडर्स की लाइफ के बारे में आप जान जाते हैं, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ के बारे में आप जान जाते हैं, उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और कुछ मोरल फिलॉसफी आप जान जाते हैं, जैसे सोक्रेटिस की, जैसे इमैनुअल कांत की। एथिकल अवेयरनेस हेल्प इन प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर अमॉन्ग पब्लिक सर्वेंट। तो ये सब बातें रही एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब सोक्रेटिस का एक कोट है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेटिस, इस पर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं बस आपको बताना चाहता हूं, ये तो जो कोट दिया गया है 2019 में आया, सोक्रेटिस को बार बार पूछा जाता है, तो हमें सोक्रेटिस की पर्सनालिटी को पढ़ना पड़ेगा। सोक्रेटिस सोचते कैसे थे, उनके मेथड्स क्या थे, सोक्रेटिक मेथड्स, वो डायलॉग क्यों करते थे, वो एग्जामिनेशन को क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते थे। जैसे इसका मीनिंग क्या है? अगर लाइफ में एग्जामिनेशन नहीं है तो लाइफ जीने लायक नहीं है। मींस इससे तो अच्छा मर जाना बेहतर है अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। यहाँ पर एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चनिंग। तो लाइफ में क्वेश्चन करते रहिए, गवर्नमेंट आए उससे भी क्वेश्चन करिए,
फैमिली में कोई गलत बोल रहा है, क्वेश्चन कर लीजिए। कोई अपनी नॉलेज के बारे में बात कर रहा है, उससे पूछ लीजिए आपको कितना आता है, और अंदर जाइए, उससे बात करिए, अच्छा ऐसा क्यों, फिर और जाइए, अच्छा ऐसा क्यों, रीजनिंग लीजिए, कॉज इफेक्ट एनालिसिस करिए, और लास्ट में जब वो आपसे कह दे अरे भाई मुझे माफ करो, मेरी लिमिट यही है, अब इससे आगे मुझे नहीं आता। हर व्यक्ति से बात करते हुए सोक्रेटिस उसको इसी पॉइंट पर ले जाते थे, जब वो ये कह देता था अब मैं जान गया हूं कि मुझे इतना ही आता था और नहीं आता, तब सोक्रेटिस कहते थे अब आपको अपनी लिमिट पता लग गई जानने की, तो अब आप जो नहीं जानते उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तब आपकी विजडम वाली लाइफ स्टार्ट होगी। नहीं तो अभी तक तो आप खोए हुए थे अपनी उस लाइफ में, आपको लगता था कि आप सब जानते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ डायलॉग किया और आपको इस स्टेट पे ले आया हूं कि अब आप कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत कुछ जानना है, तो आप अब खुद से ही क्वेश्चन करने लगे हैं। तो ये कैसे आया आपके अंदर? क्योंकि सोक्रेटिस ने डिस्कशन किया, डायलॉग किया और आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया। तो क्रॉस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अ गुड लाइफ। तो ये बात है एग्जामिनेशन की। तो कल सोक्रेटिस के बारे में जानेंगे, सोक्रेटिस क्या कहते हैं क्वेश्चनिंग के ऊपर, एग्जामिनेशन के ऊपर, और इसको एक कोर्स से कनेक्ट कराएंगे, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो कोट है इससे इसको कनेक्ट कराया जाएगा, सोक्रेटिक आइडिया से कनेक्ट किया जाएगा और इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा। थैंक यू।